ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे इंशाल्लाह 401 से लेके 501 तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, 450 तक सॉरी। अच्छा, आज का फर्स्ट एमसीक्यू है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन इज़। ठीक है, अच्छा इसमें ना पहले हम ज़रा ऐसे करते हैं, बात पढ़ लेते हैं। और ये जो ओरिजिनल सवाल था ना वो ये था कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज्ड इन ऑटोक्लेव इज़ डैश। हॉट एयर ओवन की स्टेरिलिटी के लिए भी यस ये यूज़ हो सकता है, बट मेनली इट इज़ फॉर ऑटोक्लेव इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑटोक्लेव की एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं, कंट्रोल्स पढ़ लेते हैं। ये फॉर माइक्रो एंड नॉन माइक्रो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइक्रो वालों के लिए स्पेशली इसीलिए क्योंकि ये इवन जो है टोक्स के स्टेशंस में आ जाता होता है कि बताएं कि ऑटोक्लेव के कंट्रोल्स क्या क्या हैं। तो अब देखिए, हम लोग ऑटोक्लेव में क्या बात करते थे कि एक जो हमने कहा था कि बात हमारी बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगी कि 121 15 PSI प्रेशर पे हीट लगाते हैं 15 मिनट के लिए। तो इसके जो 3 कंट्रोल्स हैं, यानी सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल्स, तो फिजिकल कंट्रोल इन्हीं तीनों को देखते हैं, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम। ठीक है, तो जो इनके मशीन के कंट्रोल्स हैं, जो मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं, वो सारे इस चीज़ में फॉल करते हैं। ठीक है, मैंने इन्हीं से आप मतलब याद रख लें कि इसी के मैकेनिकल कंट्रोल्स ही हैं जो हैं, तो वो इसके कंट्रोल्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेशर गेज है, क्या वो इवन 15 बता भी रहा है या नहीं, जो टेम्परेचर गेज है क्या वो 121 दिखा भी रहा है या नहीं, क्या टाइम मतलब वो ख़राब तो नहीं है, वो जो क्लॉक है वो 15 मिनट पूरा करती है, उसके बाद आफ्टर रीचिंग टू 121 रीसेट तो नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये सारे इसके हो जाएंगे फिजिकल कंट्रोल्स। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं केमिकल कंट्रोल्स। तो केमिकल कंट्रोल्स में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक ब्राउन्स कंट्रोल ट्यूब। अच्छा, अब देखें, रेड लाइट बुरी होती है ना और ग्रीन लाइट अच्छी होती है, तो ओरिजिनल जो होती है ना ब्राउन्स ट्यूब रेड होती है। और अगर वाकई आपने हीट किया ठीक टेम्परेचर पे, यानी 121 फॉर 15 मिनट, तो आपका ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, मतलब आपकी सोल्यूशन जो ट्यूब है वो ग्रीन हो जाएगी, इंडिकेटिंग कि हाँ जी आपने मतलब टेम्परेचर इतना रीच किया है, एवरीथिंग वॉज ओके। फिर एक और जो हमारे रूटीन में यूज़ हो रही होती है, ये माइक्रो वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर टोक्स एज वेल, कि बोई डिक्स टेप जो होती है। तो इसमें ना एक इस तरह सी टेप होती है, येलो सी ना, और उस पर इस तरह की लाइनें होती हैं। अब ये लाइनें ना शुरू में ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आपने ऑटोक्लेव, आप बेसिकली करते क्या हो, जो टोकरी आप और जो बोतलें आप ऑटोक्लेव के अंदर रखते हो ना, ये मैंने बॉटल्स बना दी हैं। ठीक है, तो ये आप डाल देते हो ऑटोक्लेव की चेम्बर के अंदर, और इस टोकरी पे भी बाहर और इन बोतलों पे इंडिविजुअली भी। और ज़्यादा रिकमेंड तो ये होता है कि जितनी भी आपने बोतलें सेट की हुई हैं, उसमें जो इनर मोस्ट वाली बोतल होगी ना, उस बोतल पे आप ये टेप लगा देते हो। और जब सारा आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, फिर जब टोकरी निकालते हो ना सारी चीज़ों की, तो ये जो ट्रांसपेरेंट लाइन्स थी ये ब्लैक हो जाती हैं, ओनली इफ़ आपकी स्टेरिलाइजेशन ठीक हुई है। ठीक है, तो बोई डिक टेप की अगर लाइनें ब्लैक हो जाएं, तो दैट मीन्स कि हाँ जी एवरीथिंग वाज ओके, आपका ऑटोक्लेविंग ठीक हुई है, टेम्परेचर रीच हुआ है 121 का। फिर हम लास्टली चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, बायोलॉजिकल कंट्रोल है आपका। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ना आप यूज़ करते हो स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। और क्यों? क्योंकि इसके स्पोर्स, क्योंकि ये मरता बड़े हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे 121 पे जाके, तो अगर ट्रूली 121 पे अचीव हुआ था तो इट शुड डाई। ठीक है, तो अब होता क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ये एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये बाहर जो है ना, बाहर का जो कवर है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये प्लास्टिक का होता है, मतलब इस तरह दब जाता है अंदर, आप इसको थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियानी दबाओ तो ये क्रिच हो जाता है। फुल अंदर वाली ट्यूब होती है वो एक क्रशेबल ग्लास एम्प्यूल होता है, उसके अंदर आपके पड़े हुए हैं सारे स्पोर्स। ठीक है, और बाहर एक और अंदर एक मतलब काइंड ऑफ एक सोल्यूशन टाइप बनी हुई है। ठीक है, जो कि पीएच इंडिकेटर वाली सोल्यूशन है, जो कि फाइनली रंग चेंज करेगी। रंग किस तरह चेंज करेगी वो हम ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो बाहर वाला जो था कवर वो फ्लेक्सिबल था, यानी उंगली से दबाओ तो वो टूट जाएगा। अंदर वाला जो एम्प्यूल था ग्लास का बना हुआ था, वो भी टूट जाता है। और उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, उसके अंदर एक तो स्पोर्स पड़े हुए हैं और वो है इंडिकेटर सोल्यूशन है। ठीक है, मैं बता रही हूँ इसका, ये जो मेनली हमारे पास यूज़ हो रही होती है, ये गोरों वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट वही याद रखें जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो असल में यूज़ हो रही है उसका इस तरह का होता है। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करते हो कि इस पूरी एम्प्यूल को ना, इस पूरे कवर वाले चीज़ को, इस पूरे वाइल को आप डाल देते हो ऑटोक्लेव में। जब वो पूरा उसका टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ कंप्लीट हो जाती है साइकिल, फिर आप इसको निकालते हो और आप क्या करते हो, इसको ना क्रिच करके तोड़ देते हो। तो जो अंदर का सोल्यूशन था वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। अब अंदर के सोल्यूशन में सारा न्यूट्रिएंट मीडियम, बड़ी पसंद की चीज़ें और इंडिकेटर था, जो कि पीएच चेंज अगर होगी तो वो इंडिकेट करके रंग चेंज कर देगा। ठीक है, तो सारा का सारा फ्लूइड तो इसको क्रिच करके तोड़ने पे बाहर आ गया। तो अब होता क्या है कि
आप इमेजिन करें कि अंदर ही स्पोर्स बने हुए हैं। ये जो गोरों वाली ट्यूब है ना, इसमें स्पोर स्ट्रिप बाहर पड़ी होती है, ठीक है। तो जब न्यूट्रिएंट मीडियम सारा क्रिच करके बाहर आ गया तो स्पोर्स को न्यूट्रिशन मिल गया। अगर आपकी साइकिल ठीक नहीं कंप्लीट हुई है तो ठीक है, तो सारे वो बड़े इनरिच हो जाएंगे और वो ग्रो कर जाएंगे। अगर वो ग्रो करेंगे, इस पानी को यूज़ करेंगे, तो जो इंडिकेटर है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो येलो विल इंडिकेट कि नहीं, आपकी तो साइकिल फेल हो गई है। अगर ऑटोक्लेव ठीक हुआ होता तो इस एंडोस्पोर पे जितने स्ट्रिप पे जितने भी स्पोर्स वगैरह लगे हुए थे वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो इफ़ इट रिमेन्स रेड इट इज़ फाइन, इफ़ इट टर्न्स येलो तो योर सारा एक्सपेरिमेंट हैज़ फेल्ड, ठीक है। तो जो हम लोगों की लैब में यूज़ हो रही होती है, तो उसमें अगर पर्पल की पर्पल रह जाए तो इट इज़ ओके। और उस पूरी सोल्यूशन में वही होता है जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही थी कि अंदर इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं, अच्छा एक ना वो शीशी होती है इसके अंदर, जिस तरह आप इसको तोड़ रहे हो ना उसी तरह आप इसको भी तोड़ते हो, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल याद रखना है कि तोड़ने पे न्यूट्रिशनल मीडिया बाहर आ जाएगा स्पोरों के ऊपर। जब स्पोर्स के ऊपर आएगा तो अगर आपकी ऑटोक्लेविंग फेल हो गई भी है तो वो स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे और वो येलो कर देंगे साइज शुगरें खा के सोल्यूशन को, ठीक है। तो डिटो इसके साथ होता है, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे पास ये एम्प्यूले होते हैं पर्पल होते हैं, और ये अगर आपकी फेल हो गई है तो फिर ये येलो हो जाएगा, ठीक है। तो बस फेल इज़ येलो, ठीक है, फेल इन एनी केस इज़ येलो होना, तो आप बस इस तरह याद रखें। तो खैर ओरिजिनल एमसीक्यू पे आते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज्ड इन ऑटोक्लेव इज बैसिलस स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अच्छा इसको बेशक ना माइक्रो वाले प्लीज़ इन डिटेल पढ़ लें, ये मैंने AFIP मैनुअल से कागज़ उठाया। अच्छा फिर वो कहता है कि ब्लड एगर किस टाइप ऑफ मीट है। तो अब देखें, ये तो हमें पता है कि ये एनरिच मीट है, लेकिन इसने की में कहा हुआ है कि ये तो एनरिच भी है और वो भी है डिफरेंशियल भी है। तो ये कैसी बात हो गई? और लिखा भी हुआ है कि हाँ जी कंफर्म्ड है कि एनरिच भी है डिफरेंशियल भी है। तो एनरिच इज़ एनी मीडिया जिसमें न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस थोड़े जैसे आप ब्लड ऐड कर, एक बेसिक न्यूट्रिशनल सोर्स था, एक बेसिक न्यूट्रिएंट एगर था, उसके अंदर आपने थोड़े ज़्यादा और पसंद की चीज़ें डाल दी हैं फॉर थोड़े मोर नखरे करने वाले बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। तो आपने क्या डाल दिया? आपने खून डाल दिया है, सीरम डाल दिया है, एल्ब्यूमिन डाल दिया, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा तो ब्लड एगर एनरिच मीडिया, ये तो इस्टेब्लिश हो गई बात। तो डिफरेंशियल कैसे, ये चीज़ों में डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है, ये कैसे हो गई बात? तो देखें हेमोलिसिस की बेसिस पे वो करता है ना फ़र्क, तो कि ये फ़लाँ बीटा हेमोलिटिक है, फ़लाँ अल्फ़ा हेमोलिटिक हो गया। अगर वो हेमोलिसिस नहीं शो कर रहा तो आप कुछ और सोचोगे, तो इसीलिए ये दोनों है, ठीक है। तो ये वाला गलत नहीं करना। मैं एग्जाम में गलती करके आई थी, मैं खाली एनरिच पर टिक लगा के आ गई थी, मैंने और पढ़े आगे कोई नहीं था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया यानी वो चीज़ें जिस पे आप अपने बैक्टीरिया वगैरह उगाते हो, उसका क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो उसमें ये तीनों चीज़ें ही होता है, पेप्टोन भी, मीट एक्सट्रैक्ट भी, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी, ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और केसीन वगैरह भी होती है, CASEIN, ठीक है। तो लेकिन ये बस माइक्रो वालों को पता। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड इन क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम। अच्छा ये तो उसने बड़ा फैंसी नाम दे दिया क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम। कोई भी यूरिया मीडियम होना तो इंडिकेटर फिनोल रेड यूज़ होता है, ठीक है। और इसका हल्का सा प्रिंसिपल भी देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो यूरिएज यूरिया तोड़ने वाला एंजाइम ना, तो वो यूरिया को क्लीव करके बना देंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनिया तो अल्कलाइन है, तो अमोनिया की वजह से जो फिनोल रेड था बेचारा, तो वो पिंकिश सा इस तरह का कलर दे देता है, ठीक है। क्योंकि पीएच चेंज हुई, पीएच अल्कलाइन हो गई, तो इट विल चेंज कलर, तो इंडिकेटर आपका बिल्कुल पिंक रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव हो, चाहे वो API में हो, चाहे वो एगर में हो, चाहे वो इस तरह की ट्यूबों में हो, जिस शक्ल में भी होगा इंडिकेटर फिनोल रेड होगा और पिंक पॉजिटिव समझा जाएगा। और क्यों हो रहा है पॉजिटिव? क्योंकि यूरिएज एंजाइम था तो अमोनिया बनी और अमोनिया से पीएच अल्कलाइन हो गई। अच्छा ये ना एक थोड़ा इस MCQ पे मैं बहुत परेशान हो गई थी कि यार ठीक मिल ही नहीं रहा। अच्छा है बेसिकली ये कि वो कहता है कि फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट्स एक्सेप्ट। अच्छा ऑप्शन है विब्रियो कॉलरी, इकोलाई और सूडोमोनास एरिजिनोसा। अच्छा जो इकोलाई है ना, दैट इज़ अ मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली। तो जितने भी एंटेरोबैक्टीरियेशिया, ये क्लबसेला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, मॉर्गेनेला, ये सल्मोनेला, शिगेला, दे ऑल रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रेट। ये उनकी पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो करता है। रह गए हमारे पास एक ये जो है विब्रियो और एक हमारे पास सूडोमोनास रह गया। अब जो ओरिजिनल की थी ना उसमें आंसर हुआ था सूडोमोनास, बट अच्छा मैं आगे जो तस्वीरें दिखा रही हूँ ना वो विद रेफरेंस है। इस बेसिकली MCQ की समरी ये है नॉन माइक्रो वालों के लिए कि इसमें कोई जवाब ठीक जवाब नहीं था।
तो लेकिन अगर इसी तरह का आ जाता है तो सूडोमोनास पर टिक लगाना है, इवन दो वो ठीक जवाब नहीं है, बट सूडोमोनास पर टिक लगाना है। माइक्रो वाले खैर इस बात जो आगे मैं बताने लगी हूँ उसको याद भी रख लें कि देखें, अच्छा ये ना कोनमैन की तस्वीर है, कोनमैन बड़ी एक माइक्रो की दुनिया में बड़ी एक रिस्पेक्टेड किताब है। तो उसमें यह है कि विब्रियो क्वालरी में वो कहता है कि नाइट्रेट टू नाइट्राइट तो ये तो कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है। और सिमिलरली अगर मैं सूडोमोनास एरिजिनोसा का भी देखूँ, किधर गया, तो सूडोमोनास एरिजिनोसा भी नाइट्रेट टू नाइट्राइट कर रहा है रिड्यूस। तो ये तो मेरी बात गलत हो गई, मतलब कोई फिर ये तो तीनों कर रहे हैं, तो कोई जवाब इस तरह फिर ठीक ना बना, एक्सेप्ट तो कोई था ही नहीं। तो बट अगर इस तरह का आता है तो फिर प्लीज़ सूडोमोनास एरिजिनोसा पे कर दें, बस दिल पे पत्थर रख के, ठीक है। बट पता हो ठीक नॉलेज के लिए कि सच नहीं है, ठीक है। ओके, और नाइट्रेट वाले का ज़रा माइक्रो वालों के लिए बस प्रिंसिपल भी एक दफ़ा सुन लें माइक्रो वाले। अच्छा, होता बेसिकली क्या है कि नाइट्राइट में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की वजह से बनती है, और नाइट्राइट फिर फर्दर बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि फिर नाइट्रस ऑक्साइड और इवेंचुअली नाइट्रोजन गैस बन जाती है। अच्छा, हमने जो बेसिकली डिटेक्ट करना होता है ना एपीआई में, ये प्लीज़ माइक्रो वाले एटलीस्ट ज़रूर अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपना बना लें। नाइट्रेट टू नाइट्राइट जब बनती है, और एपीआई में आप किस वाली ट्यूब में आप टेस्ट कर रहे होते हो, ये वाला आप ग्लूकोज वाली ट्यूब में डाल रहे होते हो इसके रिएजेंट्स, क्योंकि नाइट्रेट की अलग से कोई ट्यूब नहीं होती, ठीक है। तो नाइट्रेट टू नाइट्राइट जब बनता है तो इसमें आप डालते हो रिएजेंट ए, जो कि नाइट 1 के नाम से भी आता है, विच इज सल्फोनिलिक एसिड। नाइट 1 नाइट 2 के कंपोनेंट्स पूछ लेते होते हैं माइक्रो वालों से, प्लीज़ ये चीज़ें याद हों। तो आप नाइट 1 डालते हो, तो नाइट 1 पे आपका एक कलरलेस कंपाउंड बनता है। फाइनली जब आप नाइट 2 डालते हो ना, तो वो इस नाइट्रेट सल्फोनिलिक एसिड को डिटेक्शन के लिए होता है, विच इज अल्फा नेफ्थेलामीन। लेकिन बस इसको डिटेक्ट करके ये रंग देगा, वो रंग आप देखना चाहते हो, तो दैट रंग विल बी रेड। तो यानी बेसिकली अगर नाइट्रेट नाइट्राइट में तब्दील हुआ है तो आपको रेड कलर नजर आएगा, ठीक है। अब मसला तब पेश आता है कि जब नाइट्रेट नाइट्राइट तो बनता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि नाइट्राइट रिडक्टेज भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज भी पॉजिटिव होता है, तो वो बनते 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 नाइट्रोजन गैस बन के उस ट्यूब से उड़ जाता है, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर आप क्या डालते हो, मतलब आपको कैसे पता चले कि यार वो नाइट्रोजन, मतलब हुआ तो सही था रिड्यूस, मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, बट क्योंकि नाइट्राइट बची ही नहीं उस ट्यूब में, सारी की सारी नाइट्रोजन गैस ही बन के उड़ गई, तो रिएजेंट्स डालने पे तो वो नहीं डिटेक्ट होएगी, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, आप डालते हो जिंक डस्ट, यानी Zn की डस्ट आप डालते हो, जिंक डस्ट डालते हो, तो जिंक विल डिटेक्ट नाइट्रेट। तो अगर जिंक डालने पे पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रेट तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, ये तो रिड्यूस हुआ ही नहीं, तो असल में द रिएक्शन इज नेगेटिव, यानी जिंक डालने पे उल्टा इंटरप्रिटेशन हो जाती है, ठीक है। जिंक डालने पे नाइट्रेट पॉजिटिव होना जिंक डालने पे रेड कलर आना इज नेगेटिव, और अगर जिंक भी डाली है फिर भी मतलब कलर वैसे का वैसे ही रह गया, कोई रेड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हाँ जी ये रिड्यूस हो गया, कोई नाइट्रेट नहीं बचा और सारा का सारा बस बन के नाइट्रोजन गैस बन के उड़ गया, तो तब द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्लीज़ माइक्रो वालों को अच्छा कॉन्सेप्ट आता हो। फिर म्यूटेशन ऑफ जीन अकर्स किस में, तो चाहे डिलीशन हो, एडिशन हो, सब्सटीट्यूशन हो किसी जीन की, तो आप उसको म्यूटेशन ही बोलोगे। फॉलोइंग आर जूनोटिक डिजीजेज एक्सेप्ट, अच्छा आज की ना सीरीज़ काफ़ी आसान एमसीक्यू की सीरीज़ है, और ऐसा ऐसा जाके और भी काफ़ी आसान होते जाएंगे, और थोड़े ना वो वाले एमसीक्यू भी आएंगे जो ट्रू सीपीएसपी वाले पूल के हैं, ठीक है। तो मतलब मुश्किल अब ना गुजर गई हुई है, मुश्किल ख़त्म हो गई हुई है, अब आगे थोड़े ईजी वाले एमसीक्यूज हैं। तो फॉलोइंग आर जूनोटिक एक्सेप्ट, मतलब जूनोटिक वाले वो होते हैं जो जानवरों से ट्रांसमिट होते हैं, तो देखें रेबीज़ डॉगी से, हाइड्रेटेड डिजीज डॉग, टॉक्सोप्लाज्मा कैट, तो बचा क्या टेटनस, टेटनस तो किसी एनिमल से आपको नहीं हो रहा, ठीक है। फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल गोनोरिया भी, सिफिलिस भी, और जो herpes सिम्प्लेक्स वायरस सॉफ्ट सोर वाला वो भी इसी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन, कौन खाने से नहीं होता, तो सैल्मोनेला भी फीकोरल है, कॉलरा फीकोरल है, शिगेला फीकोरल है, फिंगर फ्लाइज फूड की टिपिकल जो एसोसिएशन थी वो शिगेला के साथ है, जो डिप्थीरिया है वो तो ड्रॉपलेट से होता है, उसका तो खाने से कोई ताल्लुक नहीं है सूडोमेम्ब्रेन बनाने वाले का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉर्मल फ्लोरा बिकम्स पैथोजेनिक, ये भी एक काइंड ऑफ कॉमन सेंस वाली है, तो आपका अपना ही नॉर्मल फ्लोरा आप पे कब हमला कर देगा, जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट क्या है, ल्यूकीमिया, डायबिटीज़, एड्स सारे। फिर ये ओरिजिनल साइड में थोड़ा ये गलत था बेचारा एमसीक्यू, कि अटेनुएशन का क्या मतलब होता है, जब हम कहते नहीं कि लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, मतलब लाइव स्ट्रेन तो था बट हमने जानबूझ के उसको थोड़ा विरलस उसकी कम कर दिया था कि ये ना कि जब वैक्सीन बंदे में लगाए तो उधर हमला कर दे बंदे पे। तो अटेनुएशन इज बेसिकली क्या, इट इज़ विरलेंस का डिक्रीज करना, डिक्रीज इन विरलेंस। माइक्रोब्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वो जो हम इवन प्रीवियस हम लोग जब एमसीक्यूज डिस्कस करते थे हमने ऐसी बातें की थी कि जो एस्परजिलस शेस्परजिलस हैं ये हैं तो सैप्रोफाइट्स ही हैं,
तो सैप्रोफाइट का क्या मतलब होता है? इट इज़ एनीथिंग जो कि जो ज़मीन में और सॉइल वगैरह में डेड डिकेइंग मैटर नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको खाते पीते हैं, ठीक है, तो उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। फिर ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोक्रियोटिक सेल्स, ठीक है, कौन प्रोक्रियोटिक सेल का हिस्सा नहीं है? तो अब देखें, प्रोक्रियोट यानी मतलब माइंड में रख लें, बैक्टीरिया की तस्वीर डाल लें बस। तो सेल मेम्ब्रेन हमने बैक्टीरिया में की है बात, हम लोगों ने क्रोमोसोम 1 रखने की है बात, प्लाज्मिड हमने बैक्टीरिया का स्पेशल देखा था तस्वीर में। माइटोकॉन्ड्रिया की तो हमने कभी भी नहीं बात की बैक्टीरिया में। कोई ऐसी ड्रग भी नहीं थी जो माइटोकॉन्ड्रिया पैड करती थी, क्योंकि ये ऑर्गेनली है ही नहीं इन लोगों में, ठीक है, वो यूक्रियोटिक सेल्स का है फीचर। ओके, फिर एट द एंड ऑफ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस रंग का नजर आता है? तो ये तो बिल्कुल बेबी लेवल क्वेश्चन हो गया। तो यस, पर्पल कलर का आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नजर आता है, और ग्राम नेगेटिव किस कलर का? पिंक कलर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ये भी बिल्कुल बेबी लेवल क्वेश्चन के, अमाइनो एसिड से बनती हैं प्रोटीन्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर्क बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट। तो देखिए, पहले जरा एक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। सेल वॉल एक्टिंग एजेंट्स कौन कौन थे? हम लोगों ने कहा था जितने भी बीटा लैक्टम्स हैं प्लस अनदर दवाई जो कि बीटा लैक्टम तो नहीं है बेचारी, लेकिन वैंकोमाइसिन बीटा लैक्टम नहीं है बेचारी, बट वो एक्ट सेल वॉल पे ही करती है, ग्लाइकोपेप्टाइड है ये एंटीबॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा लैक्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो बीटा लैक्टम्स कौन कौन से थे, साथ ही रिवाइज करते हैं। पेनिसिलिन्स थे, सेफेलोस्पोरेंस थे, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स यानी एस्ट्रोनम, ठीक है। तो ये हमने मतलब अब ऑप्शंस में ये सारी देखनी है, क्योंकि हमें पता है ये सारी सेल वॉल इनहिबिटर्स थी। तो कहते हैं सारे सेल वॉल हैं वाले एक्सेप्ट सेफेलोस्पोरेन, तो नहीं, सेफेलोस्पोरेन तो बीटा लैक्टम है, तो ये करता है सेल वॉल पे। पेनिसिलिन, ये भी हमने बात की कि इस बीटा लैक्टम में करता है। वैंकोमाइसिन, इवन दो नॉट अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, लेकिन हमने बात की थी कि सेल वॉल में जो डीएलेनिन होता है उसकी जगह ही आके लग जाता है, उसलिए सेल वॉल बनती कोई नहीं। जो क्लोरामफेनिकोल था उसकी हमने किधर बात की थी? उसकी हमने बात की थी जब हम बात करते थे बैक्टीरिया के राइबोसोम के बारे में, और उसमें हम क्या कहते थे कि बैक्टीरिया का राइबोसोम टोटल होता है 70S का, उसमें भी एक यूनिट होती है 50S वाली और एक होती है 30S वाली। 50 का निमोनिक हम लोगों ने क्या याद किया था? सेल्स, CELLS, और 30 का क्या याद किया था? 30 छोटा नंबर है तो छोटा निमोनिक है एट। तो क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड यानी लेनेजोलेट, लिंकोसामाइड यानी क्लिंडामाइसिन, एल्सेलेनेजोलेट और एसिस्ट्रेप्टोग्रामिन्स यानी क्लोरामफेनिकोल तो वो थी जो 50S पे ऐड कर रही है राइबोसोमल पे, तो वो कैसे सेल वॉल इनहिबिटर होगी? तो नहीं, तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और 30 वाली भी रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी थी? अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड सिडल थी, टेट्रासाइक्लिन स्टैटिक थी, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। हल्का सा इसकी ज़रा तस्वीर में भी देख लेते हैं। बिल्कुल हम लोगों ने यही कहा था कि सेल वॉल पे तो सारी बीटा लैक्टम्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरेन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम और वैंकोमाइसिन एक्ट करती हैं, जबकि जो क्लोरामफेनिकोल थी वो तो इधर कहीं पे आ रही है, वो तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है 50S पे एक्ट करने वाली, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा? तो हमने कभी बात की है कि नहीं फलां तो सिर्फ खून का माइक्रोफ्लोरा है, नहीं, तो ऐसा नहीं। इवन आप जब ब्लड कल्चर्स लेते हो तो ब्लड इज स्टेराइल, इट इज़ अ स्टेराइल सैंपल, ब्लड में कभी भी बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम वाली इट इज़ पार्ट्स ऑफ, जबकि इवन कोलन में, डिस्टल यूरिथ्रा में, विजाइना में होता है अपना अपना नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल फ्लोरा की इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज भी कर लेते हैं, काफ़ी देर से हमने इस टेबल को नहीं देखा। एक तो टॉप क्लास बात जो हम लोगों ने याद की थी कि बचपन में हम CBL देते थे ना, CBL केस बेस्ड लर्निंग वाले करते थे काम। तो जो CBL किधर गया? हाँ, CBL कैंडिडा, बैक्टीरियोइडीज और लैक्टोबैसिलस है, वो तीनों माउथ, कोलन, वेजाइना में रहते हैं, ठीक है। इन लोगों का तो इधर से ही कवर हो गया। क्लोस्ट्रीडियम जो है जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं ना, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कराता है, तो उधर से याद रखना है कि ये एज जो, क्योंकि सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम ये जो हमने पैथोजेनिक पढ़ा है सिर्फ वही तो क्लोस्ट्रीडियाज नहीं है, और भी तो स्पीशीज़ होती हैं। तो जो बाकी स्पीशीज़ हैं उसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन बनाती हैं। फिर जो डिफ्थेरॉइड वगैरह होते हैं जो V&L शेप्ड होते हैं, देखिए कुराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया जो था वो नेजोफेरिंक्स के ही मसले कॉज कराता था ना, गले पे सूडोमेम्ब्रेन कॉज कराता था। तो उसी से याद रख लें कि जो कुराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं, डिफ्थीरिया की बात नहीं हो रही, बस स्पीशीज़ की बात हो रही है, जिस हमने क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ की बात की थी, तो वो नेजोफेरिंक्स का नॉर्मल फ्लोरा हो सकते हैं। फिर सिमिलरली ना आप लोग मतलब माइक्रो वालों को स्पेशली पता होगा, जब कभी कभी ब्लड कल्चर ये लोग नहीं ना साफ करके भेजते, तो
हल्का सा बस ब्लड कल्चर में सिर्फ क्या आ रहा होता है, डिप्थेरॉइड आ रहे होते हैं, तो आप कहते हो नहीं यार इसमें स्किन साफ, डिप्थेरॉइड आ रहे हैं, इसका यही मतलब होगा, और पेशेंट होकर घर पे बैठा हुआ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मतलब डिप्थेरॉइड का बैक्टीरिया तो सिर्फ उस बेचारे को होगा जो कि आईसीयू वाला था और बड़ी देर से, और वो भी अगर पेड ब्लड कल्चर में आ रहा है। तो इसका जब डिप्थेरॉइड सिर्फ ग्रोथ आ रही होती है, बस कोरोनिक बैक्टीरियम स्पीशीज़ की ब्लड में ग्रोथ आ रही होती है, तो हम कहते हैं यार उसने साफ नहीं की होगी, एम कोई गंद आ गया स्किन का, और पेशेंट भी अगर ओके हो तो। एंटेरोकोकस, एंटेरो के नाम से ही बात आ रही है कि ये कोलन में रहता है, ठीक है, एंटेरो यानी गट, तो कोलन में। एस्क्रीचिया कोलाई, इसका भी नाम कोलाए है, तो उधर से हम कोलन याद रख लेते हैं, कोलन। यस, इन स्मॉल क्वांटिटीज इट कैन रिसाइड इन द वेजाइना एज वेल एज अ कमेंसल, और आउटर यूरेथ्रा नॉट द इनर यूरेथ्रा, ठीक है। गार्डनेला वेजाइनालिस, नाम से पता चल रहा है वेजाइना। देखिए जो जहाँ का मसला कॉज कराता है ना, वहीं ऑलमोस्ट वहीं की बातें, ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं का बना देना। जैसे हम लोगों ने क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ से बात की, तो हमने उसको कोलन का बना दिया। कोरोनिक बैक्टीरियम डिप्थीरिया से हमने याद किया, हाँ यार गले की कोई बात होती थी, तो वो नेजोफेरिंग्स का हम लोगों ने बना दिया। तो इस तरह ऑलमोस्ट मैच करके। तो हेमोफिलस, यस इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, तो नेजोफेरिंग्स का। लैक्टोबैसिलस का बड़ा हमने टॉप वाला याद किया हुआ है कि वेजाइना, और वेजाइना में क्या काम करता है, इट कीप्स द pH लेस देन 4.5, ठीक है। तो अगर वो पूछे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। नेजरॉइड्स, जैसे रेस्पिरेटरी जब सैंपल्स आते हैं, माइक्रो वालों को ये पता होगा कि स्पूटम सैंपल, एंडोब्रोंकियल वॉशिंग वगैरह, तो उसमें कभी कभी नेजरॉइड्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज, एक्नी से स्किन याद रख लें। सूडोमोनास, इससे ये याद रखें, देखिए स्किन पे होता है ना, तो इसलिए जब बर्न्स के जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें जब स्किन की इंटेग्रिटी ख़राब होती है, तो फिर ये इन्फेक्शन कराने पहले पहुंच जाता है, तो इसलिए क्योंकि वहीं पे रह रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी पहुंच गया। और सिमिलरली जो स्टूल CS होते हैं, तो उसमें अगर सूडो आ रहा हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोलन का नॉर्मल फ्लोर है। फिर ऑरियस का बड़ा हम बार याद रखते थे कि नोज़ में और स्किन पे भी होता है, लेकिन टॉप क्लास स्किन का वाला कौन है, तो वो एपिडर्माइटिस है। और जो विरिडांस हैं, विरिडान स्पीशी, ये भी माउथ नेजोफेरिंक्स में रहती होती हैं, जो कि हम कहते नहीं थे कि अगर ऑप्टोजीन सेंसिटिव आ गई है तो नूमो है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बट अगर ऑप्टोजीन रेजिस्टेंट आ रही है तो बस मुँह का गंदा है, विरिडान शिरिडान है, ठीक है, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर्स इन द इंडिजिनस माइक्रोफ्लोरा ऑफ द स्किन। तो अभी हम लोगों ने स्किन में टॉप क्लास किसकी बात की, हम लोगों ने बात की थी स्टाफिलोकोकस एपिडर्माइटिस की। तो इसने तो एपिडर्माइटिस का यहाँ पे लिखा ही कोई नहीं हुआ, तो क्यों? क्योंकि हमें पता है अब ऑलरेडी कि एपिडर्माइटिस क्या था, कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफिलोकोकस था, जबकि जो स्टाफ ऑरियस है दैट इज कोएगुलेज पॉजिटिव स्टाफ, ठीक है। जो एपिडर्माइटिस और जो सैप्रोफिटिकस हैं दे आर कोएगुलेज नेगेटिव, और किस डिस्क पे फिर इनका फर्क करते हैं, नोवोबायोसिन की डिस्क पे। कौन रेजिस्टेंट होता है? सैप्रोफिटिकस इज रेजिस्टेंट, एपिडर्माइटिस इज सेंसिटिव। फिर आगे कि स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये एक बड़ा ही पेट सवाल है। तो एस फॉर स्टेरिलाइजेशन, एस फॉर स्पोर्स, के इट मीन्स फ्रीइंग ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स एज वेल। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडियाँ तो खत्म हो गई, स्पोर तक मर गए। जबकि जो डिसइंफेक्शन होती है उसका ये फर्क होता है, डिसइंफेक्शन में स्पोर्स नहीं मरते, ठीक है। माइक्रो वालों का एक बड़ा इमोशनल होने वाला एक ये कॉन्सेप्ट है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि स्पोर्स भी मर गए, बस। फिर अगेन ऑटोक्लेव की बातें, वही कि कितना टेम्परेचर है तो जी क्या है, तो वट तो 121, 15 मिनट, 15 PSI प्रेशर। और कंट्रोल क्या हमने भी प्रीवियसली पढ़ा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में हम लोगों ने बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का स्पोर्स पढ़ा, ठीक है। और क्या कलर होगा तो मतलब फेल हो गया सारा काम, येलो होगा तो फेल हो गया। फिर स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, इनके बारे में क्या बात सच है, तो कैन ओनली ग्रो, हाँ बिल्कुल एनारोबिक तो इसीलिए क्योंकि कैन ओनली ग्रो जब ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट है। स्ट्रिक्ट एनारोब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कल भी किया था। फिर कहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन कौन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमने 2 ही क्लासेस बात की थी, स्टाफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। और हम लोगों ने क्या कहा था, किस टेस्ट से इन दोनों के दरमियान फ़र्क करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट टेस्ट से इन दोनों के दरमियान फ़र्क करते हैं। और फिर स्टाफिलोकोकाई में किस तरह फ़र्क करते हैं, कोएगुलेज टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव होगा तो ऑरियस होगा, नेगेटिव होगा तो एपिडर्माइडिस या सैप्रोफिटिकस होगा, ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो खैर ये तो अब ऑब्सलीट हो गया क्योंकि इतने इसके फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाते थे, इतनी क्रॉस रिएक्टिविटी थी। खैर ये जब होता था तो होता ये टाइफॉइड के लिए था, यानी एंटेरिक फीवर के लिए, यानी सल्मोनेला टाइफी के लिए, ठीक है। तो ओके, अगेन हमने सबसे एक जो स्पेशल निमोनिक याद किया था, हल्का सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने निमोनिक याद किया था सल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन के लिए बासू का, यानी ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में, विडाल टेस्ट सेकेंड वीक यानी A फॉर एंटीबॉडीज, स्टूल थर्ड वीक और यूरिन फोर्थ वीक, ठीक है। तो अब वैसे विडाल ऑब्सोलीट हो गया, अब फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए ब्लड कल्चर ही है, ठीक है। ये उस लिहाज से, ये नहीं इस लिहाज से नहीं है कि किस वक्त पे क्या इज रिकमेंडेड। ब्लड कल्चर इज हाईली रिकमेंडेड फॉर सारे वीक्स फॉर सल्मोनेला बैक्टीरिया। ये बस ये है कि कौन कब से पॉजिटिव आना शुरू होएगा, ठीक
केमिकल डिसइंफेक्टेंट इंक्लूड कौन कौन, तो बिल्कुल डेटोल भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, सिल्वर भी होता है और इथाइल अल्कोहल भी होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो गया. डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन इज डन किस टेस्ट से. अच्छा ये ना इवन हिस्टोपैथ वाला हमारा और केमिकल वालों का एक क्रॉस ओवर टाइप एमसीक्यू है. तो हम क्लिनिकल पैथ में एक टेस्ट करते हैं जो कि फोशेट टेस्ट कहलाता है. तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि आप यूरिन लेते हो, यूरिन में आप घुला देते हो बेरियम क्लोराइड, ठीक है. फिर आप उस यूरिन को कर लेते हो फिल्टर, और अब फिल्टर होके सारा कुछ इस तरह नीचे आ जाता है. अब होता क्या है कि इस फिल्टर पेपर को आप खोलते हो और आप ऊपर डाल देते हो फुशेट रिएजेंट. तो अगर बाइल पिगमेंट होएगा ना आपके यूरिन में, तो वो फुशेट रिएजेंट इस यूरिन को ब्लू ग्रीन कलर का कर देगा. तो इट वुड मीन कि आपके यूरिन में बिलिरुबिन आ रही है, ठीक है. तो फुशेट टेस्ट से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं. ये जो पूरा है ना कि क्या ऐड किया तो फिर फिल्टर किया, ये बस माइक्रो वालों को पता हो या नॉन माइक्रो वालों को पता होने की जरूरत नहीं है. मैं नॉन माइक्रो वालों को बस इतना पता हो कि फुशेट इज समथिंग एडेड जिससे यूरिन में बिलिरुबिन की डिटेक्शन हो सकती है. और क्या कलर होगा तो पॉजिटिव होगा, बस ब्लू ग्रीन. फिर गैस्ट्रिक बायोप्सी ऑफ अ 42-year-old मैन विद पेप्टिक अल्सर डिजीज रिवील्ड न्यूमरस ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. अच्छा ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड्स में हम लोगों ने किस किस की बात की हुई है. हम लोगों ने बात की है कैम्पाइलोबैक्टर की, हेलिकोबैक्टर की और विब्रियो कॉलरा की, ठीक है. और तो हम लोग की बातें ही नहीं की कर्व्ड रॉड्स में. तो अब देखें कैम्पाइलोबैक्टर तो पेट के अल्सर तो ना कॉज कराता, कैम्पाइलोबैक्टर तो डायसेंट्री कॉज कराता. विब्रियो कॉलरी भी पेट के अल्सर नहीं कॉज कराता, ये तो वाटरी डायरिया कॉज कराता है. तो जब वो कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड जो कि अल्सर से एसोसिएटेड है, तो वो कौन है जिसका हम एच पाइलोराई स्टूल एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, तो वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हो गया, ठीक है. ये किधर गया, ये ठीक है. तो पेप्टिक अल्सर डिजीज पे उसने इधर से ही आपको डायग्नोसिस बता दिया. तो कर्व्ड रॉड्स कौन हो गई, एच पाइलोराई हो गई, जो कि यूरिएज पॉजिटिव होगा. तो यूरिया ब्रेड टेस्ट से आप इसको डिटेक्ट कर लोगे. 31-year-old प्रोस्टिट्यूट थी, तो फाउंड टू हैव सिवियर जॉन्डिस. इवन वो कहती थी कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो इसमें जॉन्डिस क्यों हो गया, कौन सा हेपेटाइटिस. अच्छा मैं ही अपने एग्जाम में गलत करके आई थी, मैंने इसको सी कर दिया था. तो मुझे लगा कि नहीं सी की सेक्सुअल ट्रांसमिशन ज़्यादा है, बट नहीं, ट्रांसमिशन सेक्सुअली ज़्यादा बी की है, ठीक है. सी की ना कंपैरेटिवली. अच्छा इसका मैं ज़रा ये बताती हूँ. अच्छा इसमें ना आप लोगों ने एक चीज़ अगर याद रख लेंगे ना, आपकी ना फॉर लाइफ पूरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी. वैसे जो भी बताने लगी हूँ वो बताने लगी हूँ नीडल स्टिक इंजरी के लिहाज से ट्रांसमिशन, ठीक है. और वो किस तरह होता है हम लोगों ने प्रीवियसली भी बात की थी. 33.3. तो 30% किसकी ट्रांसमिशन होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की. 3% किसकी होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस की नीडल स्टिक से, ठीक है. और HIV की कितनी होती है, जस्ट 0.03%, ठीक है. इवन जो इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन है उसमें भी ऐसे ही है कि बी ज़्यादा फिर सी फिर HIV. वो परसेंटेजेस तो ये सेम नहीं है, लेकिन बस बी ज़्यादा है सी से. तो सी में ना, सी में अपने ट्रांसमिशंस में मतलब सी के अपनी जब बात हो रही है तो उसमें वो ज़्यादा ब्लड वाली कराता है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल वाली इन्फेक्शंस, ठीक है. तो सेक्सुअली इन्फेक्टेड वाली चीज़ों का टॉप पैथोजन बी ही था, ठीक है. तो मैंने ये गलत किया था, तो प्लीज़ और कोई ना गलत करे, ठीक है. तो वो ये लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी इज़ अ मेजर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि कॉमनली इन्फेक्टेड होती है थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन. और जो सी है वो बी के बाद आती है, ठीक है. अच्छा फिर है 15-year-old बॉय डेवलप नोजिया एंड वॉमिटिंग 5 hours आफ्टर मील ऑफ फ्राइड राइस. यानी ये कोई, अगर वो कह रहे हैं कि 5 घंटे के बाद ही इसका काम ख़राब हो गया और वो डायरिया की बात नहीं कर रहा, वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फीचर बता रहा है नोजिया एंड वॉमिटिंग को. तो नोजिया वॉमिटिंग इतनी छोटी देर के बाद हो सकती है या तो स्टाफ ऑरियस की वो आगे कोई हिंट देगा, या वो आपको बैसिलस सीरियस की कोई हिंट देगा. इतनी जल्दी वाली लेस देन 6 घंटे वाली विद प्रीडोमिनेंट वॉमिटिंग बजाय के डायरिया इज़ अ फीचर ऑफ आइदर ऑरियस या सीरियस, बैसिलस सीरियस. अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है. तो कहते हैं उसने मील ऑफ फ्राइड राइस खाया था जो कि लेफ्ट ओवर था. यानी हम कह सकते हैं कि रीहीटेड राइस उसने खाए थे. तो वो कौन होता है जो रीहीटेड फ्राइड राइस से हो जाता है, वो बड़ा एक टिपिकल सिनेरियो है फॉर बैसिलस सीरियस. जबकि अगर वो सैलड वैलड की बात करता तो फिर हम ऑरियस की तरफ जाते, ठीक है. फिर अ पर्सन ट्रीटेड फॉर मेनिंजाइटिस सेफेलोस्पोरिन ले रहा है. सेफेलोस्पोरिन खाते खाते उसको तो बहुत वाटरी डायरिया हो गया. कोलोनोस्कोपी आपने किया तो सूडोमेम्ब्रेन मिली है. तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है. तो अगेन जैसे पहले भी बताया था, ये CPSP का बड़ा ही पसंद का एक टॉपिक है. क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ये हमारी भी जान नहीं छोड़ता, ठीक है. तो वही कि एंटीबायोटिक्स ली तो आपका सारा नॉर्मल फ्लोरा मर गया. तो नॉर्मल फ्लोरा मरा तो गंदी चीज़ उग गई. तो वो गंदी चीज़ कौन थी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल उगी. तो उसने सारी इन्फ्लेमेशन कॉज करा दी. इन्फ्लेमेशन कॉज कराई तो आपको सूडोमेम्ब्रेन बन गई, यानी एक्सुडेट आ गया सारा.
फिर आगे चलते हैं। 10-year-old गर्ल थी, प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया, बुखार भी था, एब्डोमिनल पेन भी थी। इन द लैब आपको ग्राम नेगेटिव रॉड्स मिली विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर विच वॉज रिवील्ड टू रिक्वायर इंक्यूबेशन एट 42 डिग्रीज इन माइक्रो एरोफिलिक इन्वायरमेंट। तो वो कौन था जो डायरिया डायसेंट्री कॉज कराता है? कर्व्ड रॉड होता है, इधर कर्व वो लिखता था तो ज़्यादा प्यारी बात हो जाती, बट चलो। और उसके इतने नखरे हैं कि वो माइक्रो एरोफिलिक भी है, उसको ऑक्सीजन भी कम चाहिए, उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए 42 डिग्रीज का, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए 5 to 10% वाली। तो इन इतने नखरे करने वाला कौन है? और इसमें एक पॉपुलर एसोसिएशन भी अगर ये जिक्र कर देता तो क्या ही बात हो जाती, बहुत पेट MCQ बन जाता कि अगर वो कहता कि अंडर कुक्ड पोल्ट्री या अनपैस्चराइज्ड मिल्क, तो ये कौन है? तो ये है नन अदर देन कैम्पेलोबैक्टर जेजुलाई। ठीक है, अच्छा। फिर है 16-year-old शेपर्ड बॉय प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई कफ। शेपर्ड बॉय, ठीक है, हर्डर वाला जो होता है, तो बकरियां शकरियां हर्ड करने वाला। तो कंप्लेंट्स ऑफ ड्राई कफ, फीवर, चेस्ट पेन, और उसके सिम्टम्स इतने वर्स हो गए कि उसकी डेथ हो गई, और पता चला कि ये तो हेमरेजिक मीडियास्टाइटिस इतनी सिवियर हुई कि ये मर गया उसकी वजह से। तो वो कौन है जिस तरह शेपर्ड बॉय में कॉज करा सकता, फार्मर के बेटे में? तो वो था बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, हम लोगों ने एंथ्रैक्स की क्या बात की थी कि एंथ्रैक्स जो मिट्टी में स्पोर्स वगैरह नहीं होते, उससे हमने बात की थी कि ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो एनिमल्स वगैरह भी होंगे, जिस तरह शीप की वूल वगैरह होती है, तो उसमें ये स्पोर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसकी फर वगैरह में आ जाते हैं। तो जो जैसे फार्मर के बेटे की उसने हिस्ट्री दी है शेपर्ड बॉय की, तो वो इन्हीं चीज़ों को हैंडल करता होगा ना, तो उसी तरह उसके अंदर आ गए होंगे। हम लोग ने एंथ्रैक्स की क्या 3 फॉर्म्स बात की थी? क्यूटेनियस, पल्मोनरी और GIT। और माइक्रो वालों के लिए इसकी असल में 4 फॉर्म्स होती हैं, चौथी फॉर्म इज इंजेक्शनल एंथ्रैक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था सबसे लीथल वाली इज कौन सी फॉर्म? सबसे लीथल वाली फॉर्म इज पल्मोनरी एंथ्रैक्स, जिसकी कॉम्प्लिकेशन टॉप क्लास वाली क्या है कि हेमरेजिक मीडियास्टाइटिस तक ले जाती है इंसान को, ये जो वूल सॉर्टर डिजीज होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये वूल को सॉर्ट करते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अच्छा, फिर 2-year-old बॉय इज रेस्ट टू द इमरजेंसी इन अ स्टेट ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन, राइस वाटर स्टूल पास कर रहा है। तो ये तो बहुत टिपिकल MCQ हो गया कि विब्रियो कॉलरी। अच्छा, बड़ी देर से हमने विब्रियो कॉलरी की एक बातें नहीं रिवाइज की। ये किस एगर पे उगता है? ये उगता है TCBS पे। ठीक है, TCBS पे ये किस कलर का आता है? तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि येलो किस कलर, कौन कौन येलो आता है और कौन कौन ग्रीन आता है। तो येलो कौन कौन आता है? अच्छा, वैसे तो असूलन माले गनीमत ही CPSP वालों को समझनी चाहिए कि माले गनीमत समझनी चाहिए कि जो हैं ये डॉक्टर हादी, ये ना लाइन प्लीज़ रिमूव कर दे। हाँ डॉक्टर हादी लाइनें ना लगाएं, हाँ ये मुझे रिमूव नहीं करनी आती। अच्छा, तो खैर येलो हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन आता है। अच्छा, वैसे मुझे मेरे ओपिनियन में ना CPSP वालों को बड़ा माले गनीमत समझना चाहिए कि उनको कि नॉन माइक्रो वाले बंदे को पता है कि विब्रियो जो है, विब्रियो कॉलरी येलो नजर आता है TCBS पे। मुझे तो लगता था कि इतनी बात पे उनको खुद सेलिब्रेट करना चाहिए था, बट नहीं। जो पास पेपर्स है ना कॉमन पूल के, तो कॉमन पूल में ये आया हुआ था कि नॉन माइक्रो वाला बंदा बताए कि ग्रीन कलर का कौन आता है। तो ये तो किसी माइक्रो वाले को मतलब मुश्किल से है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि 2 साल पे माइक्रो वाले बच्चे को रट्टा हुआ हो कि TCBS पे ग्रीन कौन आता है, बट बस कर लें। ठीक है, बस दिल में पता रख के कर लें। बहुत आसान से इसका नमूना है। येलो कौन कौन आता है? जिसने CA की डिग्री ली उसका येलो कलर, मतलब उसको येलो स्टार हमने दिया। तो CA मतलब विब्रियो कॉलरी और विब्रियो एल्जीनोलिटिकस। ठीक है, और ग्रीन कौन कौन आता है? ग्रीन में हमने किया था कि पर वैजिनल डिस्चार्ज इज ग्रीन, और फिर हमने एक और ऐड कर लिया था, हम लोगों ने MVP इसको बना लिया था। ठीक है, तो MVP कौन कौन है? मेमिकस, वल्निफिकस और पी से क्या था? पैराहीमोलिटिकस। ठीक है, तो प्लीज़ माइक्रो वाले एंड नॉन माइक्रो वाले भी प्लीज़ इसको अच्छा सा याद रख लें। ठीक है, कि TCBS पे कौन येलो आता है, कौन ग्रीन आता है। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं आगे। हाँ, 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद ब्लडी डायरिया, स्टूल कल्चर रिवील्ड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनीज ऑन मकॉनकीज एगर, जो कि मकॉनकीज एगर पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनीज थी। तो अभी हमारे पास क्या डिफरेंशियल्स बन गए हैं हमारे माइंड में? हमारा बन गया है हम लोग ने जब फर्मेंटर्स की बात की थी, लैक्टोज फर्मेंटर्स की, तो हम क्या बात करते थे? लैक्टोज फर्मेंटर इज इक्वल टू, यानी मकॉनकी पे जो पिंक नजर आ रहे हैं वो कौन कौन है? सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, क्लबसेला। ठीक है, सीख हमने बात की थी। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है उसमें हम क्या याद किया करते थे? 2S 3P। ठीक है, तो सैल्मोनेला, शिगेला
प्रोटियस, प्रोविडेंशिया और मॉर्गनेला। ठीक है, तो अभी हम NLF वो बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में अभी ये वाले लोग आ गए हैं। ठीक है, हमने नैरो डाउन कर लिया। आगे वो कहते हैं द ऑर्गेनिज्म वाज नॉन मोटाइल। तो अगर हम उस लिस्ट को ज़रा दोबारा रिव्यू करें तो सैल्मोनेला भी मोटाइल है, इसको हटाएं, प्रोटियस मोटाइल हटा दें, प्रोविडेंशिया मोटाइल हटा दें, मॉर्गनेला मोटाइल हटा दें। तो अभी तक तो बचा हमारे पास सिर्फ शिगेल है। अब ज़रा देखते हैं क्या ये इसी की बात करने लगा। फिर वो कहता है ट्रिपल शुगर आयरन एगर पे, TSI एगर पे वो अल्कलाइन स्लांट दे रहा था और लेकिन बट एसिडिक दे रहा था। एसिडिक बट देने का मतलब है कि ये ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहा था। ठीक है, तो ज़रा इधर जाते हैं। हाँ, अल्कलाइन स्लांट यानी रेड स्लांट यानी K वाला रिएक्शन और एसिडिक बट दे रहा था। आगे ही वो बोलता है कि ना ही गैस बना रहा था और ना ही H2S बना रहा था। तो अगेन इस ट्यूब को हम देखें तो बिल्कुल गैस तो नजर आती, तो इस तरह बबल बन के अगर फट जाता होता है ना, बबल्स आते, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नो गैस और काला भी नहीं हुआ हुआ, तो यानी नो H2S, यानी इस वाली पिक्चर की वो बात कर रहा है। तो K/A में यानी अल्कलाइन स्लांट और येलो बट वाले में हम क्या डिफरेंशियल बनाते थे? हम बनाते थे K/A में दो पक्के हमारे जो थे सैल्मोनेला या शिगेला। तो अब वो जो कह रहा है ना कि K/A दे रहा है, गैस भी नहीं प्रोड्यूस करता, H2S भी नहीं प्रोड्यूस करता, तो सिरेशिया तो हमारा लेट लैक्टोज फर्मेंटर था, तो वो तो नहीं हो सकता। उसने तो हमें बोला है कि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है फॉर श्योर, और सिरेशिया किधर इसमें वो डायसेंट्रियाँ वगैरह कॉज करा रहा होता है, वो तो ऐसे मसले नहीं कॉज कराता। तो हमारे पास एक्सक्लूजन से ही कौन बचा? और हाँ, सिरेशिया होता भी मोटाइल है, तो उधर से भी वो निकल गया। तो कौन हमारे पास बचा है? हमारे पास फाइनली शिगेला डायसेंट्री बचा। ठीक है, तो वही ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री थी, नॉन मोटाइल है। प्लीज़ याद रखना कि शिगेला नॉन मोटाइल है। आधा तो फर्क इसका सैल्मोनेला से इधर ही हो जाता है। ठीक है, और K/A रिएक्शन देगा, जो सैल्मोनेला है वो भी K/A रिएक्शन देता है, बट सैल्मोनेला H2S भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एक फ़र्क होएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। 35-year-old सोल्जर, नहीं कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, वेलनेफ्रिक स्क्रीन बिल्कुल। अच्छा जी, ओके। 35-year-old सोल्जर फ्रॉम द वॉर फ्रंट अराइव्ड विद फीवर एंड सिवियर जनरलाइज्ड स्वोलन लिम्फ नोड। उसके लिम्फ नोड्स बड़े हुए थे, वो वॉर वाले एरिया से क्या है। जब अपने लिम्फ नोड्स की एस्पिरेट निकाला तो आपको ग्राम नेगेटिव रॉड नजर आई जिनकी सेफ्टी पिन अपेयरेंस थी। तो हमने किसकी प्रीवियस MCQs में सेफ्टी पिन अपेयरेंस बहुत एक टिपिकल बात की थी। सेफ्टी पिन अपेयरेंस का क्या मतलब है कि जिस तरह वो सेफ्टी पिन नहीं लगाते कपड़ों पे, तो उसकी इस तरह से अपेयरेंस होती है कि इधर से भी उसकी वो एक हुक टाइप वो होता है और इधर से भी हुक टाइप वो होता है। तो ये कौन था? तो और उसके लिम्फ नोड्स भी बने हुए हैं, तो ये है टिपिकल है, ये अपेयरेंस है यर्सीनिया पेस्टिस की। ठीक है, ये सो मच सो कि किताब उसमें कहती है कि रिजेंबल्स अ सेफ्टी पिन विद अ सेंट्रल क्लियर एरिया। तो देखें इस तरह करके कि मतलब एंड्स उसके बाइपोलर स्टेनिंग इसको कह लें कि पोल्स जो हैं वो स्टेंड है और दरमियान से खाली है। ठीक है, तो रिजेंबल्स अ सेफ्टी पिन, ये यर्सीनिया पेस्टिस की बात हो रही है। और यर्सीनिया क्या डिजीज कॉज कराता है? ये क्यों इसके लिम्फ नोड्स इस तरह बढ़ गए? ये कराता है प्लेग, ब्लैक डेथ। और स्वोलन लिम्फ नोड्स को क्या कहते हैं? ये जो यर्सीनिया में बन जाते हैं इनको बबोज कहते हैं। ठीक है, BUBOES। अच्छा, फिर है 21-year-old। अच्छा, माइक्रो वालों एंड नॉन माइक्रो वालों दोनों को प्लीज़ याद हो, मेरी वाली गलती नहीं रिपीट करनी। यर्सीनिया का वेक्टर कौन होता है? यर्सीनिया का वेक्टर और एजेंट कौन होता है? तो वेक्टर इज रोडेंट, ये जो माउस शाउस वगैरह होते हैं, और उसका कीड़ा कौन सा है? मतलब टिक है, फ्ली है, क्या चीज़ है? रैट फ्ली है। प्लीज़ मेरी वाली गलती नहीं करनी, ये रैट फ्ली से होता है यर्सीनिया। रैट फ्ली जब हमें काटती है तो। ठीक है, अच्छा, फिर है 21-year-old वुमन वाज ब्रॉट टू द OPD, कोमाटोज स्टेट में आई थी, वो बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस है। अच्छा, ज़रा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पैरालिसिस किस टाइप के पढ़े अभी तक? हम लोगों ने दो ही ऑलमोस्ट वैसे आई थिंक पैरालिसिस पढ़े, एक टेटनस वाला जो कि स्पास्टिक पैरालिसिस होता है, और एक हम लोगों ने बोचुलिनम वाला पढ़ा है, बोचुलिना, जो कि बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस में पड़ जाती है, बिल्कुल ढीली ढूला। तो हाँ, तो चले अभी आगे इसको ज़रा जाके, तो फ्लैसिड पैरालिसिस में आता तो हमें इधर ही डायग्नोसिस बना लिया। आगे ज़रा चलते हैं। हर फैमिली मेम्बर सेट के वो डाइट पे गई थी और उसमें वो बस सैलड्स खाती है, और उसमें भी ना सैलड्स में भी वो कैंड फूड्स डालती है, कैंड वेजिटेबल्स लाइक मशरूम्स एंड पीस। कैंस की बात हो गई, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेट में क्या बात की थी कि जब कैन की बात आ गई स्पेशली स्वोलन कैन की, मोटे फूले हुए कैन की, तो क्या एजेंट होगा? हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम होगा। ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम का क्या मोड ऑफ एक्शन होता है? क्यों इसको फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया? तो हम ना ड्रॉ करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये है जी मसल है। ठीक है,
ये मसल है और ये आ रही है नर्व, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, और ये है जो एरिया है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी नर्व का और मसल का जंक्शन है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आएगी, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर एक्ट करेगी जंक्शन पे फाइनली, ठीक है, यहाँ से निकलेगी तो एक्ट करेगी ना यहाँ पे। तो बोचुलिनम का टॉक्सिन क्या करता है, उन प्रोटीन्स को ही क्लीव कर देता है जिन प्रोटीनों के थ्रू एसिटाइल कोलिन बेचारे ने निकल के एक्ट करना था जंक्शन पे। तो जब एसिटाइल एक्शन करने वाली चीज़ निकलेगी ही नहीं तो मसल तो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, कोई आ ही नहीं रहा उसको जगाने के लिए, उठाने के लिए, एक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बोचुलिनम टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन है। और बोचुलिनम टॉक्सिन की हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने एक और इसका जिक्र किया हुआ है प्रीवियस सेट में। हम लोग जब कहते थे कि वो को एनलिस्ट द बैक्टीरिया, सॉरी एनलिस्ट द टॉक्सिन्स जो कि प्रोटीजेज के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या निमोनिक याद किया था, हम लोगों ने कहा था बी सॉल्ट, यानी बी से बोचुलिनम। तो रिमेंबर कि बोचुलिनम का हमने मोड ऑफ एक्शन भी कर लिया, ये भी साथ साथ फिर याद रख लेते हैं कि यस बोचुलिनम इज अ प्रोटीएज, इट इज अ प्रोटीएज टॉक्सिन। फिर स्टाफिलोकोकस का स्टाफिलोकोकस का स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन, एल से बनता है एंथ्रैक्स का लीथल टॉक्सिन, और टी से बनता है टेटनस, ठीक है, बी सॉल्ट। ये सारे प्रोटीएजेस हैं, टॉक्सिन्स दैट आर प्रोटीएजेस इन देयर मोड ऑफ एक्शन। तो प्रोटीएज ने क्या क्लीव कर दी थी, वो प्रोटीन ही क्लीव कर दी जिससे एसिटाइल कोलिन निकल के बेचारा वो एक्ट करना था। और इसकी बड़ी क्या टॉप क्लास बात होगी पहचान वाली, एक तो फ्लैसिड पैरालिसिस और एक कैंड फूड्स, ठीक है। तो जब कैंस वगैरह में ये खाना नहीं डालते थे तो अगर उस खाने को सही तरह स्टेलाइज नहीं किया हो तो उसमें वो स्पोर्स और गंदे ऑर्गेनिज्म के क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम वाले सारे सर्वाइव कर जाते हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जो जब आप वो कैंड फूड खाते हो तो वो प्री फॉर्म्ड ही आप टॉक्सिन इंजेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, फिर है 25-year-old प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ फीवर, वेट लॉस, राइट अपर क्वाड्रेंट उसको पेन चल रहा था। ऑन एग्जामिनेशन लिवर वॉज फाउंड टू बी एनलार्ज्ड एंड टेंडर। आगे वो कहता है कि जब उसकी एफएनएसी की तो ब्राउनिश येलो पस मिली एंचोवी पेस्ट शक्ल वाली। जो एंचोवी पेस्ट हम लोगों ने वो ब्राउनिश थी पस देखी भी थी प्रीवियस वाले एमसीक्यू सेट में। तो ये किसका टिपिकल था फीचर के कि ये जो पैथोजन है वो डायसेंट्री भी कॉज कराता है, और क्योंकि ये राइट लोब ऑफ द लिवर में लिवर एब्सेसिस बनाता है तो इसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है, और टिपिकल 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 पस की एंचोवी पेस्ट सॉस लाइक अपीयरेंस होती है। तो इट इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और ये गट में किस शेप के अल्सर्स कॉज कराता है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, ठीक है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया। इसकी जो ओरिजिनल की थी ना वो गलत थी, तो इसको हम पूरा ही रेड कर देते हैं, फिर फाइनल फाइल में करेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हो गया। फिर और हाँ, हम लोगों ने कल क्या कवर किया था कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कितने उसके सिस्ट में न्यूक्लियाई होते हैं, मैच्योर सिस्ट में एंटामीबा हिस्टोलिटिका में 4 होते हैं, जियार्डिया के सिस्ट में भी 4 न्यूक्लियाई होते हैं, एंटामीबा कोलाई में कितने होते हैं, कोलन बड़ा होता है तो एंटामीबा कोलाई के सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। फिर 34-year-old फार्मर वॉज ब्रॉट टू द इमरजेंसी। उस फार्मर था, हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग सीजर्स हो रहे हैं, और सीटी स्कैन जब आपने किया तो उस पर मैनी सिस्ट इन द ब्रेन नजर आए। अच्छा, अपने एग्जाम में ना मैं इसको गलत करके आई थी, तो पहले ज़रा ठीक आंसर देख लेते हैं। तो इसका है टीनिया सोलियम, जो कि हम लोगों ने कल भी इसकी साइकिल की बात की थी, जो कि किससे हो रहा है, पिग में वो इसके आ जाते हैं जो सिस्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं ये करके आई थी, मैंने कहा यार ये जो एकाइनोकोकस है ये भी तो ब्रेन सिस्ट बनाता है, तो मैंने कहा है भी फार्मर का बेटा तो डॉग की बात कोई ना हो, तो मैं एकाइनोकोकस पे करके आई थी। तो ये गलती है, तो प्लीज़ मेरी वाली गलती नहीं रिपीट करनी। ये जो बात करें ना, अच्छा एकाइनोकोकस डज कॉज सिस्ट इन द ब्रेन, लेकिन वो सिस्ट स नहीं कॉज कराता, वो सिस्ट ट कॉज कराता है, यानी यूजली उसकी एक ही सिस्ट होती है। फिर हाँ ब्रेन में कराता है, बट ब्रेन तो इसका एंड पे वो चीज़ है जहाँ पे सिस्ट कॉज कराए। मोस्टली ये लिवर, लंग, इधर सिस्ट कॉज कराता है। जो टॉप में ब्रेन के सिस्ट वाली बात है दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर टीनिया सोलियम, और वो भी मेनी सिस्ट इन द ब्रेन आने की बात। तो डी इज मच 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 बेटर देन सी, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक और बात रह जाती है कि चलो सोलियम तो मैंने कर दिया, टीनिया सैजिनेटा इसी का भाई है, वो भी तो इधर है, तो वो क्यों नहीं? तो इसीलिए क्योंकि जो बेसिकली ये जो बीमारी है ना ब्रेन में सिस्ट होना, दैट इज सिस्टिसर्कोसिस, जिसमें ये जो टीनिया सोलियम होता है उसका लार्वा जाके सारे मसले कॉज कराता है, ठीक है। तो जो दूसरा होता है उसका ना इधर उधर माइग्रेशन वाला सीन नहीं होता, जो सैजिनेटा वाला होता है। आई विश मैंने लाइफ साइकिल भी इसकी लगा दी होती, बल्कि ना उसको साथ साथ
देख भी आई थिंक लेते हैं, फिर अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम टीनिया सैजिनेटा की साइकिल, बल्कि पहले ऐसे करते हैं, पहले टीनिया सोलियम की साइकिल देखते हैं। अच्छा देखें, बंदा था, बंदे ने अच्छा इधर से शुरू करते हैं। बंदे की फीसिस में पास हुई जी एग्स वगैरह, तो वो एग्स जब घास फूस में पास हुई, मैन ने मिट्टी में एक्सक्रीट कर दिया फीसिस, तो घास फूस थी वहाँ पे, तो घास फूस खा ली पिग ने, तो वो अंडा भी पिग ने खा लिया। इस अंडे के अंदर से जो राउंड वाला ऑन्कोस्फेयर है, अंदर ये हुक्स वाला हिस्सा है, ये बाहर निकल जाता है और वो इसको पेनिट्रेट करके इसके इंटेस्टाइन को इसके ब्लड में चला जाता है, पिग के इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट किया, इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया, ब्लड में जब चला गया तो वहाँ से पिग के मसल्स वगैरह में चला जाता है। तो मैन जब अंडर कुक्ड पोर्क मीट खाता है, अंडर कुक्ड पिग को खाता है, तो ये जो उसकी गोश्त में ये बैठा हुआ था टीनिया, ये मैन के अंदर आ जाता है और फिर ये अगेन एंड अगेन साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। फिर एक और ये है कि ये जो ऑटो इन्फेक्शन वाला ये मतलब कि अपने ही अंडे वो खा ले, बजाय कि वो लार्वा खाता, वो अंडे ही बंदे ने खा लिए, कि पेरियनल इचिंग वगैरह की है, ऐसा कोई सीन किया तो वो अंडे ही उसमें आ गए, ठीक है। या वो अंडे किसी कंटेमिनेटेड मतलब वेजिटेबल्स वगैरह ज़मीन पे थी, तो उसने वो वेजिटेबल्स पका के नहीं खाई, तो वो अंडे ही वहाँ पे थे। तो अगर वो एग को ही खा लेना, टीनिया सोलियम के एग, तो द एग कैन बी इन्फेक्टिव एज वेल। वैसे द लार्वल फॉर्म दैट इज सिस्टीसर्कस सेलुलोसिस दैट इज इन्फेक्टिव टू मैन, ठीक है। तो लेकिन अगर वो एग खा लेता है, फिर द एग कैन बी इन्फेक्शियस एज वेल, और बजाय कि फिर वो ऑन्कोस्फीयर पिग के मसल में हैच करता, वो ऑन्कोस्फीयर हमारी इंटेस्टाइन में हैच करके हमारे मसलों में आके लार्वे बना देता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, और जब हमारे ब्लड में जाता है तो स्पेशली वो किधर जाना पसंद करता है, ब्रेन में, और वहाँ जाके सिस्ट बनाता है। तो देखें ये वाला चक्कर यहाँ पे चल रहा है। बट अगर मैं साथ ही टीनिया सैजिनेटा की साइकिल देखूँ, तो इधर तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि अंडे खाए तो वो वाला मैन के मसलों में वो चला जाए। तो इसलिए द एग इज नॉट इन्फेक्टिव टू मैन इन द केस ऑफ टीनिया सैजिनेटा, बट इन द केस ऑफ टीनिया सोलियम एग इन्फेक्टिव था और मैन के मसल में फिर वो लार्वे बनते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से खून में आ जाते थे। बट यहाँ पे सैजिनेटा का एग इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव टू मैन, ओनली द लार्वी इज इन्फेक्टिव टू मैन, जिसमें मैन काऊ खा लेता है और काऊ के मसल में फिर वो अंडा हैच करता है, और काऊ के मसल में वो काऊ की बोटी में लार्वे बनाता है, और वो लार्वे फिर मैन में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। तो इसीलिए टीनिया सैजिनेटा आंसर नहीं है, टीनिया सोलियम में आंसर है, ठीक है। और जो मैंने गलत किया था तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन था कि कोई और गलत प्लीज़ नहीं करे, मेरी वाली गलती नहीं रिपीट करनी। जो हेरिडिटरी डिजीज़ है काइनोकोकस वाला, दैट डज फॉर्म सिस्ट इन द ब्रेन, येस, बट ज़्यादा तो वो लिवर, द ब्रेन वुड बी द लास्ट ऑर्गन जहाँ पे वो सिस्ट बना रहा है, और बनाता भी तो एक बनाता, तो मल्टीपल सिस्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ अ काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस यूजली। और ये कराए तो लिवर में ज़्यादा कराए, लंग्स में ज़्यादा कराता है, ब्रेन में बहुत कम, हार्डली इन लेस देन 2% केसेस, ठीक है। अच्छा फिर है 42-year-old वुमन प्रेजेंटेड टू द ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ ग्रॉस हिमाचूरिया एंड बर्निंग मिक्सचरेशन, यानी यूटीआई वाली बातें। यूरिनरी ब्लैडर की जब बायोप्सी की तो पता चला कि उसको ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा हो गया। तो ये कौन है ब्लैडर के कैंसर वाला जो माइक्रो में हम बार बार बात करते हैं, वो है शिस्टोसोमा हीमाटोपिया, ठीक है। ये बार अगेन एंड अगेन आया, हमने इसका पेनलेस हीमाचूरिया की बात की थी, और यूरिन में इसके अंडे आने की बात की थी ना, वुमन जिसको यूटीआई होता था, और इस तरह के हम लोगों ने एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन कवर किए हैं। फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, अगेन एंड अगेन इसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। द मदर ऑफ आर 2-year-old चाइल्ड केम टू एमरजेंसी इन अपेरेंट डिस्ट्रेस। चाइल्ड को तो बड़ा सिवियर रेक्टल प्रोलैप्स था, वो इतनी परेशान आई है उसकी मामा, और जब देखा अपने रेक्टल म्यूकोसा को, जब की सिग्मोइडोस्कोपी, तो आपको वाइटिश वर्म्स नजर आए पूरे रेक्टल म्यूकोसा में। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अच्छा इसकी ना ज़रा तस्वीर भी देख लें ताकि ना भूले। इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छा एक तो हम लोगों ने यही बात कर ली थी ना कि ट्राइक्यूरा कोकोनट केक। अच्छा तो एक तो हम लोगों ने इसकी पक्की ये बात की थी ना, जो हम प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये रेक्टल प्रोलैप्स कराता है, ये तो हमारी बड़ी टॉप क्लास थी ना। तो अच्छा अब जो कोकोनट केक होता है ना, उसके ऊपर देखें ये वाइटिश इस तरह के फ्लेक्स वगैरह होते हैं उसके बाहर, ठीक है। तो ये इतना इसका वर्म लोड आपके कोलन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइक कोकोनट केक की आउटर कवरिंग जिस तरह ये फ्लेक्स हैं कोकोनट केक वाले, उस तरह की आपको नज़र आती है ये जो केक के बाहर फ्लेक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कोकोनट केक रेक्टम इज सीन इन केस ऑफ ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, ठीक है। अच्छा तो ये वाली बातें हो गई, ये जो उसने पूरा ये नहीं बताया कि वाइटिश वर्म्स वर सीन एम्बेडेड इन द रेक्टल म्यूकोसा, तो ये ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा की बात हो रही है। और जब रेक्टल प्रोलैप्स की बात होगी तो ये तो पक्का डी हो गया, ठीक है। फिर 45-year-old मेल गाना से आया है, इसको ना बुखार हो रहा है और अब उसको ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट लेग हो गई है, इतनी बड़ी हो गई और इतनी एडिमेटिस हो गई उसकी टांग। यानी ये हमें क्या केस बता रहा है, हमें एलिफेंटियासिस बता रहा है
कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो उसकी टांग की स्किन थिक हो गई और लेग बिल्कुल फाइब्रोज लगती है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो कौन था जो एलिफेंटियासिस टांग का इस तरह कॉज करा देता है? तो वो था एक नीमाटोड, हमने पढ़ा था वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो ये रिपीटेड एक है एमसीक्यू। ठीक है, और फिलेरियल वर्म है, नीमाटोड है। ठीक है, तो करता क्या है कि आपकी जो ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में इसके सारे माइक्रोफिलेरी जमा हो जाते हैं, तो वो लिम्फोसाइट ड्रेन ही नहीं होने देते, क्योंकि लिम्फ कम रह गया, वर्म्स अंदर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इसी तरह लिम्फ ड्रेन ही नहीं करता, तो टांगें वगैरह, टेस्टीज वगैरह इस तरह स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा फिर है जी, अ ग्रुप ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर प्रोसीडिंग ऑन जॉब टू सऊदी अरब जा रहे हैं, और तो प्री डिप्लॉयमेंट हेल्थ स्क्रीनिंग के तौर पे आप क्या क्या मार्कर्स को उनके कराओगे? तो आप कराओगे, मतलब एक तो बात इतनी सी सिंपल होगी ना कि हेपेटाइटिस बी कराओगे, सी कराओगे, HIV कराओगे। तो बी सी HIV का तो उसने PCR भी दिया हुआ है, उसने ये भी दिया हुआ है, ये एंटीबॉडियाँ, एंटीजन वगैरह, और उसने एक ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि SAG नहीं तो चलो EAG, तो ये वाले क्यों नहीं? इम्यूनोब्लॉट भी दिया हुआ है। अच्छा, जो PCR और इम्यूनोब्लॉट है ना, ये फर्स्ट लाइन टेस्ट नहीं होते, ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, और ये तो काफ़ी महंगे टेस्ट है। तो आप इनको मतलब जस्ट एज स्क्रीनिंग करा रहे हो, तो आप एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं यूज़ करोगे ना, आप एक जनरल सा टेस्ट यूज़ करोगे। ठीक है, तो हाई सेंसिटिविटी रखने वाला, तो वो क्या क्या होगा? सरफेस एंटीजन, एंटी HCV और एंटी HIV एंटीबॉडियाँ। ठीक है, तो ई क्यों नहीं? तो ई इन्फेक्टिविटी बताता है, बट SAG हमने कल बात की थी, SAG इज द फर्स्ट टू कम पॉजिटिव, तो आप वही डिटेक्ट करो जो फर्स्ट टू कम पॉजिटिव है। ठीक है, तो मच बेटर ऑप्शन होगा आपके पास, तो इसीलिए बी इज द आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना हल्की सी अंग्रेजी भी लिख दी कि बाकी वालों को क्यों नहीं पिक करना। ठीक है, अच्छा फिर है 20-year-old फीमेल आई है विद फीवर सिवियर, उसको बॉडी एक हो रहे हैं 3 days से, सस्पेक्ट हो रहा है कि यार इसको डेंगू इन्फेक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेस्ट विल यू परफॉर्म टू रीच अ डायग्नोसिस? अच्छा, इसमें ना काफ़ी ये कॉन्ट्रोवर्शियल सा MCQ है कि NS1 पिक करें या PCR पिक करें। तो अच्छा, मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स बता देती हूँ। जो आर्ग्यूमेंट PCR के फेवर में ना, वो ये कहती है कि उसने तो कहा है विच टेस्ट विल यू परफॉर्म टू रीच अ डायग्नोसिस, कि आपको डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। तो वो कहते हैं कि नहीं आपको PCR करना चाहिए। बट जो वायरो वाले लोग हैं उनसे ये फुल डिस्कस भी हो गया, पूरी बात भी हो गई है, तो मल्टीपल वायरोलॉजी वाले रेजिडेंट्स ने यही कहा है कि यार गो फॉर NS1। एक तो वो बात भी यही कर रहा है कि लास्ट 3 days से उसको बुखार एंड बॉडी एक्स हो रहा है। फिर तो इन द फर्स्ट 5, मतलब उसके अगेंस्ट ये आर्गूमेंट जाता है कि पहले 5 दिन में तो NS1 भी पॉजिटिव आ जाता है, तो पहले 7 दिन में, मतलब इन द फर्स्ट वीक, वो तो PCR भी पॉजिटिव आ रहा होता है, तो वाई नॉट PCR? तो अब ये कि देखिए, इसने ना कन्फर्म करने का बात वर्ड नहीं डायरेक्टली यूज़ किया। तो आप जो फर्स्ट टेस्ट करोगे इट वुड नॉट बी PCR, जो कि इतना टाइम कंज्यूमिंग, इतना महंगा टेस्ट है और तेज़ भी नहीं है, तो आप वो क्यों करोगे? आप पहले NS1 ही कर लो, जब उसको 3 दिन ही हुए तो NS1 आएगा ना 3 दिनों में, क्यों नहीं आएगा? है भी तेज़ फौरन रिजल्ट पता चलेगा, और है भी कम महंगा। ठीक है, तो इसीलिए C इज़ बेटर देन A। तो खैर जो ओरिजिनल की थी ना उसमें A हुआ था, तो खैर लेकिन वायरो वालों से भी डिस्कस किया है, काफ़ी बात की है, तो वो कहते हैं कि यार C इज़ बेटर। ठीक है, तो गो फॉर NS1, क्विकर, ईजियर, मच मोर प्रैक्टिकल, और जब आता है 5 दिनों में, पहले 5 दिनों में, तो वाई नॉट? अच्छा, ये वाला हम नहीं कर रहे, पता नहीं किस तरह इस फाइल में एक केमिस्ट्री वालों का MCQ आ गया, तो इसको मैं मिस करा देती हूँ। अच्छा, 32-year-old फीमेल आई है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विद 3 days हिस्ट्री ऑफ फीवर, चिल्स और लोअर एब्डोमिनल पेन उसको हो रही है, बड़ी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो रही है, यानी UTI का चक्कर चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इसकी इन्फेक्शन? यानी वो पूछ रहा है कि मोस्ट लाइकली UTI कराने वाला कौन है, तो टॉप मोस्ट तो हमने E. coli पढ़ा था, तो इसका तो सीधा सीधा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो नेगेटिव में हम लोगों ने क्या बात की थी, बारी बारी करें अगर हम, तो थिक पेप्टिडोग्लाइकन नहीं, नेगेटिव की तो थिन होती है, टिकोइक एसिड नहीं, ये तो पॉजिटिव का होता है, रिटेंशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट ये भी नहीं, क्रिस्टल वायलेट रिटेन करके पर्पल तो कौन रहता है, वो तो पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव तो पिंक रहता है, और उसकी तो क्रिस्टल वायलेट निकल जाती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, नेगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं, पॉजिटिव भी फॉर्म कर सकते हैं, ये कोई ऐसा स्पेशल चीज़ तो नहीं है। फिर which of the following is a characteristic feature of gram negative? तो outer membrane containing lipopolysaccharide, तो yes, जो हमने एंडोटॉक्सिन की बात की थी LPS की, वो तो प्राइमरली नेगेटिव का ही फीचर था, तो यस, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है 16-year-old गर्ल प्रेजेंट टू OPD विद 10 days हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स। शी टेल्स के फीवर जो है ना एवरी 4th day रिकर करता है, तो एवरी 4th day का मतलब है कि ये किसी टर्शन फीवर की बात हो रही है।
ठीक है, यानी दैट रिकर्स आफ्टर एवरी टर्शन, यानी एवरी 72 आवर्स के बाद। तो ये कौन है? व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? तो जो टर्शन फीवर्स होते हैं उसमें हम एक बिनाइन टर्शन की बात करते हैं और एक हम मेलिग्नेंट टर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो बिनाइन टर्शन में हमारे पास आ जाते हैं वाइवैक्स और ओवेल, और मेलिग्नेंट टर्शन में हमारे पास आ जाता है फैल्सीपैरम। ठीक है, अच्छा, तो हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स और फीवर एवरी 4th डे आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ पक्का फॉर मलेरी। ठीक है, तो ये हो गया, बाकियों के भी मैंने टाइम्स लगा दिए हैं, तो ये बस एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जब फिर है 45-year-old मेल। अच्छा, इसमें ना ये प्लीज़ बताओ, ये बहुत ज़्यादा आता था ये वाइवैक्स ओवेल वाला ना, एवरी 48 आवर्स के बाद रिकर करने वाला, ये बहुत पसंद का है। इवन आप लोगों ने हाउस जॉब में देखा होगा कि बीटी मलेरिया हो रहा होता था, तो बीटी वाले कौन थे? बिनाइन टर्शन वाले, ये वाइवैक्स ओवेल थे। ठीक है, अच्छा, फिर है कि 45-year-old मैन, शिकागो वाला, प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद 10 days हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स। ही सेज के फीवर बड़ा हाई ग्रेड रहता है, बॉडी एक्सपोजर होते हैं, मैलेज होती है, पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ अ सिमिलर फीवर जो उसने 5 year बैक अक्वायर किया था, जब वो 30 years का था। यानी ये कह रहा है कि मुझे पहले भी बुखार हुआ था और अब मुझे उसी तरह का बुखार हो रहा है जो मुझे 5 साल पहले हुआ था, जो मैंने इंडिया में अक्वायर किया था। तो ये क्या हो सकता है? तो ये ऐसी चीज़ है कि जो पहले जब इसको इन्फेक्शन हुआ था तो ये सो के बैठ गई लिवर में, और अभी आके उसके वो फिर फट फूट के निकले। तो ये कौन है जो सो के लिवर में बैठ जाता है और फिर बाद में फट फूट के उसके स्पोरोजाइट्स वगैरह निकलते हैं? तो हिप्नोजाइट, हिप्नो मतलब स्लीप ना, तो किसके स्लीप कर जाते हैं इस तरह? तो हिप्नोजाइट्स बनाते ही 2 लोग हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और एक प्लाज्मोडियम ओवेल। वाइवैक्स और ओवेल बनाते हैं, वी वाले। ठीक है, तो ओवेल का ऑप्शन है ही कोई नहीं, तो हिप्नोजाइट और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यहाँ पे ऑप्शन है, तो यही ऑफ चॉइस होगा। ठीक है, अच्छा, ये ना बहुत बहुत पसंद का MCQ है ये वाला। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, बहुत पसंद का MCQ है ये, प्लीज़ प्यारा सा याद रखना है कि जब भी होगा कि पहले उसको कोई बुखार हुआ था और अब उसको दोबारा जाके बुखार हो रहा है, तो ये हिप्नोजाइट्स की कोई बात वो करना चाह रहा है, आपको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और हिप्नोजाइट कौन बनाते हैं? वाइवैक्स और ओवेल बनाते हैं। ठीक है, हिप्नोजाइट सिर्फ वाइवैक्स और ओवेल के बनते हैं, ये प्लीज़ पक्का याद रखना है। 36-year-old मैन OPD में आया है बड़े ड्राउजी स्टेट में। 3 weeks लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर, राइगर, चिल उसको होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से तो वो बिल्कुल ड्राउजी भी होता गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल डिटीरियरेट हो रही है और वो कोमे में स्लिप हो गया। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव एजेंट? तो ये बेसिकली बात हो रही है सेरिब्रल मलेरिया की। तो सेरिब्रल मलेरिया किसकी बड़ी लीथल कॉम्प्लिकेशन है? कौन है ये पॉपुलर एजेंट? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, कि बुखार और बुखार के बाद वो कोमे में चला गया, तो ऑलवेज सस्पेक्ट सेरिब्रल मलेरिया, जो कि फैल्सीपैरम कॉज कराएगा। फैल्सीपैरम का किडनियाँ ख़राब करना और कोका कोला कलर्ड यूरिन कराना ये नहीं भूलना, और सेरिब्रल मलेरिया कॉज कराना नहीं भूलना, कि वही की डिटीरिएटिंग कॉन्शियसनेस हुई, कोमे में स्लिप हो गया, इस तरह की बात है। A patient symptoms recurrent fever with rigors and chills followed by drowsiness, deteriorating consciousness, कॉमा, ये सारी बातें सिवियर मलेरिया और फैल्सीपैरम की ही होंगी। ये प्लीज़ पक्का याद रखना है, सेरिब्रल मलेरिया वाला और ब्लैक वाटर फीवर, यानी यूरिन में खून आना जिसकी वजह से यूरिन काला नजर आएगा, इंक्लूडिंग सेरिब्रल मलेरिया। डोंट फॉरगेट ब्लैक वाटर फीवर ऑल्सो। ठीक है, जिसमें हेमोलिसिस होगा इतना ज़्यादा कि यूरिन काला नजर आएगा, तो काला की वजह से ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे चलते हैं। हाँ, अच्छा, 17-year-old यही है ना नेक्स्ट MCQ? ठीक है, अच्छा, 17-year-old आया है मैन OPD में। अच्छा, इस MCQ से पहले एक बात बता दूँ, ये एक ऐसा MCQ है जिससे मुझे पर्सनली ना बहुत खौफ आता है। ये एक हीम वालों का और हमारा क्रॉस ओवर MCQ है, लेकिन मुझे क्योंकि मलेरिया का टॉपिक बहुत बुरा लगता है, तो जब भी ये MCQ आता है, इवन हीम में भी आ जाए, तो मुझे खौफ आ जाता है कि ये मुझसे नहीं ठीक होगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि प्लीज़ किसी और को ऐसे नहीं हो। कॉन्सेप्ट आज इस MCQ का क्लियर करके जाते हैं, इसका अच्छा सा रट्टा लगा लेते हैं। तो OPD में आया, इसको ना 6 दिनों से बड़ा हिस्ट्री ऑफ फीवर चल रहा है विद राइगर्स एंड चिल्स। तो है बेसिकली इतनी पूरी लंबी बात से हमने यही नतीजा निकाला कि कि मलेरिया की कोई चक्कर चल रहा है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे आपको स्फेरिकल गैमेटोसाइट नजर आए विद इन द RBCs। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो गैमेटोसाइट नजर आते हैं, तो एक के अलावा ऑलमोस्ट सबके ही ओवल टू सर्कुलर है, यानी बनाना शेप तो उसके थे ना फैल्सीपैरम के, उसके अलावा जो बेचारे तीनों बाकी बच गए, मलेरिया, ओवेल, वाइवैक्स, उन तीनों के ओवलिश ही नजर आते हैं। तो जब उसने ये बात कर दी कि इट रिवील स्फेरिकल गैमेटोसाइट, यानी वो फैल्सीपैरम की बात नहीं कर रहा, अब उसकी बात अब डिलीट हो गई है।
तो वो कहते हैं कि इसके बारे में क्या सच है, यानी मतलब ये जो नॉन फैल्सीपैरम मलेरियाज हैं, मतलब जनरल अबू मलेरिया की बात पूछ रहा है कि सच क्या है। तो पहले ठीक ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी ज़रा बात करते हैं। तो हमने ये प्रीवियस सेट में भी बात की थी कि जब डफ़ी एब्सेंट होगा ना, डफ़ी, क्योंकि डफ़ी की इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये, ठीक है, ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर लगा होते हैं डफ़ी एंटीजेंस, ठीक है, ये डफ़ी एंटीजन सारे लगे हुए हैं। तो जो वाइवैक्स होता है ना, वाइवैक्स, देखिए वी का भी इसी तरह डंडियाँ बनी हुई है ना, वी की जिस तरह ये वाला बना हुआ है। तो वाइवैक्स नीड्स दिस डफी एंटीजन एज अ रिसेप्टर टू एंटर इनटू द आरबीसी एंड कॉज मसले। वाइवैक्स को डफी का एंटीजन चाहिए ताकि वो मसले कॉज कराए आरबीसी के अंदर। अगर डफी है ही कोई नहीं, डफी एब्सेंट है, तो वाइवैक्स कैसे अंदर घुसेगा? तो यस, ये जो है कि जिनके पास डफी एंटीजन नेगेटिव होता है तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट वाइवैक्स। तो यस, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, अब ना इस पे जो आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली वो ये होता है कि हैव सिकल सेल ट्रेट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। तो ये क्या बात हुई? हम कोई ऐसी भी तो ही में बात होती थी कि यार जो मतलब वो कौन सा मलेरिया था जिसकी ये बात थी कि जो सिकल सेल वाले हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इट वॉज नॉट वाइवैक्स जिसकी ये बात होती थी, इट वॉज फैल्सीपैरम। जो सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिजीज़ वाले होते हैं, दे आर ट्रेट वाले तो खैर समवट प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट फैल्सीपैरम। जो डिजीज़ वाले होते हैं दे आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैल्सीपैरम। तो जब उसने ये बात कर दी स्फेरिकल गैमेटोसाइट की, उसने तो फैल्सीपैरम अपने डीडी से निकाल दिए, ठीक है। तो इसीलिए इवन तो ये ठीक बात थी, बट ये ठीक बात तब होती अगर फैल्सीपैरम की बात हो रही होती तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, अब ज़रा इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है। ये पानीकर का एक है, ये बस एमसीक्यू के लिहाज से इसकी कुछ बातें देख लें। एक हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि डफी नेगेटिव है तो वाइवैक्स की इन्फेक्शन आपको नहीं होगी। एक और कर लें कि अगर HBE है ना, मतलब जो HBs की भी किस्में होती है जिसमें जो HBE होती है उसको वाइवैक्स की इन्फेक्शन नहीं होगी। सो मच सो कि जो HBF है वो तो अगेंस्ट ऑल प्लाज्मोडियम स्पीशीज प्रोटेक्टेड होती है, और जो सिकल वाला है दैट इज ट्रेट इज समवट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैल्सीपैरम इन्फेक्शन। जो सिकल सेल डिजीज है दैट इज फुली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैल्सीपैरम। फिर मतलब फैल्सीपैरम इतने नखरे करता है, वो कहता है नहीं तुम पहले से सिकल हो तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं आके, मुझे प्यारा से आरबीसी चाहिए गोल वाला, ठीक है। तो ये वाले बस कुछ पॉइंट्स हैं, ये इस पूरा जो लिखा हुआ है ना इसकी समरी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्लीज़ अच्छा सा रट्टा लगा लें ताकि आपको इस MCQ से उस तरह का डर नहीं लगे जिस तरह मुझे लगता है, ठीक है। फिर आज का लास्ट MCQ करते हैं। हाँ, 27-year-old वुमन आई है OPD में विद 9 days हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स। उसका स्प्लीन बहुत बड़ा हुआ है और आपने डायग्नोसिस प्रिजम्पटिव बनाया बुखार और स्प्लीन बड़े होने पे कि यार मलेरिया होगा। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड टू इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? तो अच्छा, ज़रा बाकियों को पहले रूल आउट कर लेते हैं। ब्लड कल्चर बिल्कुल भी नहीं मलेरिया के लिए, IgM बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक थिन स्मेयर है और एक थिक स्मेयर, इसकी ज़रा बात करते हैं। IgG मलेरिया के लिए नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं होती। तो हम फंस गए थिन और थिक पे। अच्छा, अब जो थिक स्मेयर होता है ना उस पर तो देखें ब्लड काफ़ी ज़्यादा है, और जो थिन है उसमें आपने स्प्रेड कर दिए। तो थिक में आप कम से कम इतने ढेर सारे आरबीसी की स्कैनिंग मार के आप ये देख लेते हो कि यार मलेरिया है या नहीं, यस या नो, ठीक है। तो जो थिक था, थिक पे तो सिर्फ आपको पता चलेगा कि है या नहीं, यस या नो। वो तो कह रहे टू डिटरमिन द स्पीशीज इन्वॉल्व आप क्या करोगे। तो स्पीशी के लिए आपको तो थोड़ा जूम करके प्यारे फीचर्स देखने पड़ेंगे ना, तो इंडिविजुअल आरबीसी को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इसमें तो इतना जमघट्टा बना हुआ इंडिविजुअल थोड़ी नजर आना है आपको प्यारा प्यारा, ठीक है। तो थिन फिल्म में जिसमें आरबीसी थोड़े स्प्रेड आउट होंगे उसमें आप स्पीशीज़ का अंदाज़ा बेहतर कर सकोगे। तो थिन स्मेयर इज़ फॉर स्पीशीज़ और थिक स्मेयर इज़ के मलेरिया है या नहीं, यस या नो, ठीक है। तो थिक स्मेयर उसके लिए होता है। तो आई थिंक आज का बस करते हैं, 450 कंप्लीट हो गए। एक बस लास्ट वैसे कर लेते हैं, बड़ा आसान सा। 25-year-old वुमन प्रेजेंट्स टू OPD विद 3 week हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड ऑफ फीवर विद चिल्स। अब उसको ब्लैक कलर्ड यूरिन आना शुरू हो गया। फीवर विद चिल से हमने मलेरिया तक का चलो सोच लिया कि यार कुड इट बी मलेरिया, यस या नहीं। ब्लैक कलर्ड यूरिन जब उसने कहा, जो हमने अभी प्रीवियसली भी बात की कि ब्लैक वाटर फीवर की बात होती थी फैल्सीपैरम में, स्प्लीन और लिवर भी वही बना की हेल्प कर रहे हैं बता के मैसिवली इलाज है। तो ये किसका फीचर होता है कि ब्लैक कलर्ड यूरिन आना शुरू हो जाए, ब्लैक वाटर फीवर, ये फैल्सीपैरम का था, ठीक है। तो ब्लैक वाटर फीवर में और सेरिब्रल मलेरिया में फैल्सीपैरम नहीं भूलना, ठीक है। तो ये रिपीटिंग थीम वाले आज हमारे आई थिंक मलेरिया वाले सारे MCQs कवर हो गए हैं जो पूल में थे, ठीक है। तो एंड करते हैं। अगेन कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे फ्रीली बता दें।